लेकिन आज की बड़ी खबर यह है इस समय की कि राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट के लिए केरल की वायनाड सीट को छोड़ दिया है और अब उनकी जगह उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ेंगी और ये उनके राजनीतिक जीवन का पहला चुनाव होगा। प्रियंका ने कहा है कि वो वायनाड सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं, जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि वायनाड सीट को छोड़ना उनके लिए आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन उन्होंने ये फैसला लिया जिससे रायबरेली और वायनाड के लोगों को अब दो सांसद मिल सकेंगे। यानी वायनाड को भी एक सांसद मिलेगा और रायबरेली को भी एक सांसद मिलेगा और दोनों ही एक ही परिवार के होंगे। यूपी में जब ये हाथरस का ये हादसा हुआ था तो उस वक्त उन्होंने कहा था मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, तो वो लड़की लड़ सकती है वहाँ से। और हमारे पार्टी की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहुत कठिनाई में भी उन्होंने हमारा साथ दिया और मैं बहुत ही उनका आभारी भी हूँ क्योंकि उन्होंने इतनी कोशिश करके एक तो उत्तर प्रदेश में बहुत सी जीत दिलाई, दूसरे जगह जो हम खोए हुए सीट थे अमेठी उसको पुनर्जीत उन्होंने किया। मेरा रायबरेली से और वायनाड से इमोशनल कनेक्शन है। पिछले 5 सालों में मैं वायनाड का एमपी था और वायनाड के सब लोगों ने, हर पार्टी के लोगों ने प्यार दिया, तो उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और पूरी जिंदगी उसको याद रखूंगा। प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ेगी, मगर मैं भी पीरियोडिकली वायनाड जाऊंगा। बहुत खुश हूँ मैं। आई एम वेरी हैप्पी टू बी एबल टू रिप्रेजेंट वायनाड एंड ऑल आई विल से इज दैट आई वोंट लेट देम फील हिज एब्सेंस। रायबरेली के साथ तो मेरा बहुत ही पुराना रिश्ता भी है और 20 सालों से मैंने काम किया है दोनों रायबरेली और अमेठी में, तो वो रिश्ता तो कहीं किसी भी तरह से टूट नहीं सकता। उसको कायम रखने के लिए हम दोनों हैं। भैया की मैं मदद रायबरेली में भी करूंगी और जैसे इन्होंने कहा हम दोनों रायबरेली में भी हम दोनों मौजूद होंगे और वायनाड में भी। दोनों को 2 सांसद मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। इस बार रायबरेली और वायनाड में राहुल गांधी की जीत का अंतर 3.5 लाख वोटों से ज्यादा का रहा और इन दोनों ही सीटों पर उन्हें बड़ी जीत मिली और इसी वजह से उन्होंने ऐसा फैसला लिया जिससे रायबरेली की सीट भी परिवार के पास रहे और वायनाड की सीट भी उन्हीं के पास या उनके परिवार के पास रहे। और पिछले हफ्ते वायनाड की एक रैली में राहुल गांधी ने तब ये कहा भी था कि वो इस बार कुछ ऐसा फैसला लेंगे जिसमें रायबरेली के लोगों की भी खुशी होगी और वायनाड के लोगों की भी इसमें खुशी रहेगी। तब उन्होंने कहा था मैं बड़ी दुविधा में हूं और समझ नहीं पा रहा हूं कि कौन सी सीट रखूं और कौन सी छोड़ूं, लेकिन जो भी फैसला करूंगा उन्होंने कहा मेरे दिमाग में कुछ आया है जिससे दोनों जगह के लोग खुश रहेंगे। The question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? Unfortunately, like the Prime Minister, I am not guided by God. Anyway, back to the question of Wayanad or Raebareli. What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. तो आज पूरा देश इस फैसले का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण देखना चाहता है और इस विश्लेषण को आप इन 7 बातों में समझ सकते हैं। पहली बात, अगर 52 वर्ष की प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से उपचुनाव जीत गई तो गांधी परिवार के 3 सदस्य इस बार सांसद बन जाएंगे, जिनमें सोनिया गांधी राज्यसभा की सांसद हैं, राहुल गांधी रायबरेली सीट से लोकसभा के सांसद और प्रियंका गांधी वाड्रा वायनाड सीट से सांसद बन सकती हैं। अगर वो जीत गई तो गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में मौजूद रहेंगे। दूसरा, राहुल गांधी ने रायबरेली की सीट को इसलिए अपने पास रखा क्योंकि इस सीट को गांधी परिवार अपनी पारंपरिक सीट मानता है और इस सीट से राहुल गांधी का सांसद बने रहना
यह भी बताता है कि कांग्रेस राहुल गांधी की मौजूदगी उत्तर प्रदेश में ज्यादा देखना चाहती है, जो हिंदी हार्टलैंड वाले राज्यों में सबसे विशाल राज्य है। और इसी उत्तर प्रदेश में इस बार सबसे बड़ा उलटफेर भी हुआ है और बीजेपी को 29 सीटें कम मिली हुई। तीसरी बात, इस फैसले से यह भी पता चलता है कि कांग्रेस को खुद इस बात का अंदाजा नहीं था कि राहुल गांधी दोनों ही सीटों से इतनी आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, वरना कांग्रेस पहले ही प्रियंका गांधी वाड्रा को वायनाड से चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती थी। तो देखिए, यहां पर बड़ी बात यह है कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा पर इतना ही विश्वास था कांग्रेस पार्टी को, तो फिर जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट क्यों नहीं दिया? अमेठी से टिकट दे सकते थे, रायबरेली से टिकट दे सकते थे, वायनाड से टिकट दे सकते थे, लेकिन उस समय प्रियंका गांधी वाड्रा को टिकट नहीं दिया गया। चौथी बात, राहुल गांधी ने यह फैसला शायद इसलिए भी लिया क्योंकि वायनाड की तुलना में रायबरेली की सीट पर जोखिम ज्यादा है प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए, और अगर प्रियंका रायबरेली सीट से उपचुनाव लड़ती तो उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। लेकिन वायनाड में उनके लिए उपचुनाव ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा, और वायनाड में जो पूरा उसकी जो संरचना है, जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, वहां पर जो धर्म का जो कॉम्बिनेशन है, वो कांग्रेस पार्टी को बहुत सूट करता है। रायबरेली से कहीं ज्यादा सूट करता है वायनाड। पांचवां, प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वायनाड से उपचुनाव जीत गई तो गांधी परिवार के पास अपनी ऐसी 3 सीटें हो जाएंगी जिन्हें वो अपनी मजबूत सीटें कह सकते हैं। इनमें पहली है रायबरेली, दूसरी अमेठी और तीसरी है वायनाड की सीट। छठा पॉइंट, कांग्रेस ने प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए अमेठी की सीट को खाली नहीं करवाया, जहां से केएल शर्मा चुनाव जीतकर आए, जबकि उन्होंने खुद यह कहा कि गांधी परिवार जब कहेगा वो उस सीट को, अमेठी सीट को खाली कर देंगे। लेकिन गांधी परिवार ने किशोरी लाल शर्मा से उनकी सीट खाली नहीं करवाई, और इससे यह संदेश गया कि गांधी परिवार ने वाकई में इस बार केएल शर्मा को मौका दिया है और उनकी जीत का सम्मान भी गांधी परिवार ने किया है। तो इससे एक बात साफ हो गई कि केएल शर्मा अब अमेठी के सांसद बने रहेंगे, उन्हें अमेठी की सीट खाली करने की आवश्यकता अब नहीं पड़ेगी। सातवां पॉइंट ये कि प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनावी राजनीति में आने से अब कांग्रेस में उनका कद पहले से बढ़ जाएगा, और लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आपको एक साथ दिखाई देंगे। जबकि एक जमाने में इंदिरा गांधी चाहती थी कि संजय गांधी और राजीव गांधी, उनके दोनों पुत्र, ये दोनों ही लोकसभा के सदस्य बने, लेकिन राजीव गांधी उस समय राजनीति में आए जब संजय गांधी की दुर्घटना में एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसलिए इंदिरा गांधी का यह सपना कभी पूरा नहीं हो पाया कि वो अपने दोनों पुत्रों को एक साथ संसद में देख पाए। लेकिन सोनिया गांधी का यह सपना जरूर पूरा हो गया है, जब उनके दोनों ही बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अगर वो जीत जाती हैं तो दोनों संसद में दिखाई देंगे, और ये तीनों ही लोग अब संसद के सदस्य बन जाएंगे। यहां एक विचार यह भी है कि राहुल गांधी ने वायनाड की सीट कांग्रेस के किसी और नेता या और कार्यकर्ता के लिए खाली नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी बहन के लिए यह सीट खाली की। और इससे यह पता चलता है कि परिवारवाद की राजनीति में सिर्फ पार्टियां ही नहीं, बल्कि सीटों को भी राजनीतिक परिवार अपना बना लेते हैं, अपना मान लेते हैं। तो आज राहुल गांधी ने यह बता दिया पूरे देश को कि वायनाड उनकी सीट है और उनके परिवार की सीट है, और वो अपने परिवार में किसी को भी वहां से नियुक्त कर सकते हैं। और इसीलिए अब उन्होंने अपनी बहन को वहां से चुनाव लड़ने के लिए भेजा है, और इससे गांधी परिवार के खिलाफ जो परिवारवाद के आरोप लगते हैं लगातार, ये आरोप और ज्यादा मजबूत होंगे। यहां आपके लिए एक एक्स्ट्रा जानकारी यह है कि वर्ष 1977 में रायबरेली सीट से चुनाव हारने के बाद जब 1980 में इंदिरा गांधी ने 2 लोकसभा सीटों से चुनाव जीता था, उनमें पहली सीट उत्तर प्रदेश की रायबरेली और दूसरी सीट थी आंध्र प्रदेश की मेडक सीट। और उस समय इंदिरा गांधी ने रायबरेली सीट को छोड़ दिया था और मेडक सीट को अपने पास रखा था, जबकि राहुल गांधी ने रायबरेली को अपने पास रखा और वायनाड सीट को अपनी बहन के लिए छोड़ दिया। लेकिन इंदिरा गांधी और राहुल गांधी के फैसले में समानता यह है कि इंदिरा गांधी ने भी रायबरेली की सीट अपने परिवार के लिए ही छोड़ी, और राहुल गांधी ने भी वायनाड की सीट अपने परिवार के लिए ही छोड़ी है। इंदिरा गांधी के बाद वर्ष 1980 में अरुण नेहरू ने रायबरेली से उपचुनाव लड़ा था, जो इंदिरा गांधी के दादा मोतीलाल नेहरू के भाई नंदलाल नेहरू के बेटे आनंद कुमार नेहरू के पुत्र थे और इंदिरा गांधी के चचेरे भाई थे।
और आज प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी की बहन है। इसलिए गांधी परिवार ने जब जब ये दोनों सीटें छोड़ी अपने परिवार के लोगों के लिए ही छोड़ी है, किसी बाकी के कार्यकर्ता को नहीं दी। राहुल गांधी को लेकर एक और बड़ी खबर भी यह है कि वो इस बार लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी नेता प्रतिपक्ष बन सकते हैं। कम से कम कांग्रेस ऐसा चाहती है कि वो ये पद स्वीकार कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो सीबीआई और यहां तक कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में प्रधानमंत्री मोदी के साथ राहुल गांधी की सहमति भी अब आवश्यक होगी। और पहली बार इन बैठकों में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी उस पैनल में एक साथ नजर आएंगे। इस बार लोकसभा में कांग्रेस के कुल 99 सांसद चुनकर आए हैं, जो लोकसभा की कुल संख्या का 18% है, जबकि नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए लोकसभा की 10% यानी 54 सांसदों का होना आवश्यक होता है। और इस नियम के हिसाब से इस बार लोकसभा में कांग्रेस पार्टी को अधिकृत रूप से नेता प्रतिपक्ष का पद मिल जाएगा और वो नेता प्रतिपक्ष 53 वर्ष के राहुल गांधी बन सकते हैं, जिनके समर्थन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रस्ताव पहले ही पारित कर दिया है। अब देखिए, अगर राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन जाते हैं लोकसभा में, तो वो उस कमेटी का हिस्सा अपने आप बन जाएंगे जो बड़े बड़े पदों की नियुक्ति करती है, जैसे सीबीआई के डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सूचना आयुक्त, लोकपाल या लोकायुक्त, राष्ट्रीय मानव अधिकार के चेयरपर्सन और सदस्य, और भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यही कमेटी करती है। और इस कमेटी में कौन होता है? इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, एक कैबिनेट का सदस्य होता है और एक नेता प्रतिपक्ष। ये 3 लोग मिलकर करते हैं। इन सारी नियुक्तियों में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अब उसी टेबल पर बैठेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी बैठेंगे। और पहली बार ऐसा होगा जब इन फैसलों में प्रधानमंत्री मोदी को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी से भी उनकी सहमति लेनी जरूरी होगी। और यह भी पहली बार होगा जब आप इन दोनों नेताओं को एक साथ एक फ्रेम में देखेंगे। इसके अलावा अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन जाते हैं तो वो सरकार के आर्थिक फैसलों की लगातार समीक्षा कर पाएंगे और सरकार के फैसलों पर अपनी टिप्पणी भी लगातार कर पाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राहुल गांधी उस लोक लेखा समिति के भी प्रमुख बन जाएंगे जो सरकार के सारे खर्चों की जांच करती है। और अब वो सरकार से सारी जानकारी औपचारिक रूप से ले सकते हैं और उनकी समीक्षा करने के बाद उनकी टिप्पणी भी वो कर पाएंगे औपचारिक रूप से ना। पहले वो एक सांसद के रूप में टिप्पणी तो करते ही थे, लेकिन अब वो एक पद पर आएंगे और ये पद जो है ये कैबिनेट मिनिस्टर के स्तर का पद होता है। कैबिनेट मिनिस्टर का जो प्रोटोकॉल होता है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी वही प्रोटोकॉल होता है। इसके अलावा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट 1977 के अनुसार नेता प्रतिपक्ष के अधिकार और सुविधाएं ठीक वैसे ही होती हैं जो एक कैबिनेट मंत्री की होती हैं। और अगर राहुल गांधी इस पद पर आते हैं तो उन्हें कैबिनेट मंत्री की तरह एक सरकारी सचिवालय में दफ्तर भी मिलेगा, स्टाफ भी मिलेगा। कैबिनेट मंत्री की रैंक के अनुसार उच्च स्तर की सुरक्षा मिलेगी जो उनके पास अभी भी है, और मासिक वेतन और दूसरे भत्तों के लिए 3,30,000 रुपए उन्हें मिलेंगे जो एक सांसद के वेतन से ज्यादा होता है। एक सांसद को वेतन और दूसरे भत्ते मिलाकर हर महीने लगभग 2.25 लाख रुपए मिलते हैं। राहुल गांधी को एक ऐसा सरकारी बंगला अलॉट होगा जो कैबिनेट मंत्रियों को ही मिलता है और उन्हें मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा, सरकारी गाड़ी और दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात यह कि संसद की मुख्य समितियों में राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष के रूप में शामिल होंगे और उनके पास यह अधिकार आ जाएगा कि वो सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करते रहे। हालांकि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि वो लोकसभा की कार्रवाई से ज्यादा छुट्टियां अब नहीं ले पाएंगे। अब उनके पास एक जिम्मेदारी आ जाएगी और विपक्ष का नेतृत्व उन्हें करना पड़ेगा और उसके लिए रोज लोकसभा में आना पड़ेगा। जबकि अभी उनका जो रिकॉर्ड है वो ये है कि वो लोकसभा के कामकाज से छुट्टियां बहुत ज्यादा लेते हैं। पिछली लोकसभा में राहुल गांधी की अटेंडेंस सिर्फ 51% थी, जबकि पूरी लोकसभा की जो औसत अटेंडेंस है वो 79% है। और इसीलिए अगर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनते हैं तो उन्हें अगले 5 साल लोकसभा की कार्रवाई के लिए संसद में लगभग हर रोज मौजूद रहना होगा और सरकार की बैठकों का बहिष्कार करने वाली अपनी इस रणनीति को भी अब त्यागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। अभी राहुल गांधी की जो रणनीति होती है वो ये कि वो ज्यादातर सरकार का हर कदम पर बहिष्कार ही करते हैं।
लेकिन नेता प्रतिपक्ष जो होता है उसका काम बहिष्कार करना नहीं होता, उसका काम पार्टिसिपेट करना होता है। उसका काम होता है कि वो हिस्सा ले, और हिस्सा लेते हुए किसी भी बैठक में, किसी भी प्रक्रिया में, उसके बाद वो सरकार से सवाल पूछे और सरकार से सारी जानकारियां ले और बताए कि उनका पक्ष इस पर क्या है और विपक्ष को लीड करे। नेता प्रतिपक्ष के बाद राहुल गांधी को थोड़ी और गंभीरता दिखानी होगी। हालांकि अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली है उसके बाद से एक गंभीर राहुल गांधी देखने को मिले हैं और उनके अंदर पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीरता आई है, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अनुशासन आया है, और जो जमीनी जो मुद्दे हैं इतने सारे लोगों से मिलने के बाद उन्हें उन जमीनी मुद्दों की भी कुछ समझ अब आई है। लेकिन अब ये नेक्स्ट लेवल होगा, और नेक्स्ट लेवल ये है कि अब उन्हें बहुत ही अनुशासन के साथ रेगुलरली हर रोज नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी, और इसके लिए पहला काम तो यह है कि हर रोज उन्हें संसद पहुंचना पड़ेगा, काफी पढ़ाई लिखाई भी करनी पड़ेगी। इसके बाद अब आप ये देखिए कि लोकसभा स्पीकर का पद किसे मिलेगा, और यह पद इतना महत्वपूर्ण क्यों, क्योंकि आप लगातार ये बात सुन रहे होंगे कि लोकसभा के स्पीकर के पद पर सबकी नजर है, और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो भी चाहते हैं कि उनका कोई आदमी स्पीकर बने, और बीजेपी भी ये चाहती है कि स्पीकर उनका कोई नेता बने। सूत्रों के मुताबिक पिछली बार की तरह इस बार भी बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के घटक दलों को दे सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि बीजेपी जिस सांसद को लोकसभा का स्पीकर बनाएगी उसके नाम पर एनडीए के घटक दलों और विपक्षी दलों के साथ सहमति बनाने की जिम्मेदारी इस बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की होगी। यह भी एक बड़ा बदलाव आज देखने को मिल रहा है, जब राजनाथ सिंह को यह पूरा समन्वय करने की जिम्मेदारी दी गई है, और राजनाथ सिंह सारे विपक्षी दलों से बात करेंगे, एनडीए के घटक दलों से भी बात करेंगे, और फिर वो ये तय करेंगे कि बीजेपी की ओर से लोकसभा का स्पीकर का पद किसे दिया जाएगा, और यह सारा समन्वय करने की जिम्मेदारी इस बार राजनाथ सिंह को दी है। आप सोचिए, किरण रिजिजू को पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बनाया है, लेकिन यह जिम्मेदारी उनको नहीं दी गई बल्कि राजनाथ सिंह को दी गई है। और इस बार बीजेपी चाहती है कि वो जिस सांसद को लोकसभा स्पीकर के लिए चुने उसे ज्यादा से ज्यादा विपक्षी सांसदों का भी समर्थन प्राप्त हो, ताकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी गठबंधन सरकार को मजबूत स्थिति में रख सकें। और आपको याद होगा, अभी एक दिन पहले ही किरण रिजिजू जो कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो बीजेपी माफ कीजिएगा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने के लिए भी गए थे। तो लोकसभा स्पीकर का पद सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि संसद के सत्र के दौरान लोकसभा के संचालन की जिम्मेदारी स्पीकर की होती है। स्पीकर के पास यह अधिकार होता है कि वो किसी भी सांसद के खिलाफ अनुशासनहीनता के लिए उसे सदन की कार्यवाही से निलंबित कर सकता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जब किसी मुद्दे को लेकर द्वंद्व और विवाद की स्थिति होती है तो ऐसे में लोकसभा स्पीकर ही सारे फैसले लेते हैं और उनका फैसला फाइनल होता है। लोकसभा का एजेंडा भी स्पीकर द्वारा ही तय किया जाता है। कौन कब कब सवाल पूछेगा, किसको मौका मिलेगा बोलने का, किसको नहीं मिलेगा, किसको कितना समय मिलेगा, ये सब वो तय करते हैं। किसी विषय पर लोकसभा में बहस होगी या नहीं होगी, अगर होगी तो कितने घंटे और कितने दिन होगी, यह फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। जब विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाता है तो उस प्रस्ताव को मंजूर करने और खारिज करने का फैसला भी स्पीकर ही करते हैं। और लोकसभा में किसी बिल पर वोटिंग भी स्पीकर ही कराते हैं, और बहस के दौरान किस सांसद को कितनी देर बोलने का मौका मिलेगा, यह भी फैसला उनके हाथ में होता है। और इसके बाद आप समझ सकते हैं कि लोकसभा स्पीकर का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है और बीजेपी इस पद को एनडीए के घटक दलों को क्यों नहीं देना चाहती। हमें पता चला है कि 26 जून को प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा स्पीकर के नाम का प्रस्ताव रखेंगे और लोकसभा स्पीकर का परिचय अपने मंत्रिमंडल से भी वो करवाएंगे। अब हम ईवीएम की अग्नि परीक्षा का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार को यह लगा कि अब लोग ईवीएम पर शक नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन इलॉन मस्क के एक सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद अब फिर से भारत में ईवीएम के हैक होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क ने कहा है कि ईवीएम के हैक होने का खतरा बहुत बड़ा है और इसलिए ईवीएम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कुछ भी हैक हो सकता है, दुनिया की कोई भी मशीन हैक हो सकती है और इसलिए अमेरिका से ईवीएम को समाप्त कर देना चाहिए। इलॉन मस्क ने यह टिप्पणी
रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक बयान पर की, जो अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी का कहना है कि अमेरिका के प्यूर्टो रिको में हुई प्राइमरी चुनावों के लिए ईवीएम से वोटिंग कराई गई थी, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि अब चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। और उन्होंने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं और इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसी बयान पर इलॉन मस्क ने लिखा कि ईवीएम को अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति इतनी विचित्र है कि हमारे देश में इलॉन मस्क के इस बयान को आधार बनाकर ईवीएम का विरोध हो रहा है और इस मामले को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे इलॉन मस्क ने यह कहा हो कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम्स भी हैक हो सकती हैं और इन्हें बंद कर देना चाहिए। जबकि सच यह है कि भारत और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसमें दो बातें हैं। ईवीएम पर तो एक अलग बहस हमारे देश में चल ही रही है, लेकिन हम विदेशी लोगों की राय को कितना महत्व देते हैं आप ये देखिए। इलॉन मस्क अमेरिका में बैठकर एक टिप्पणी करते हैं और हमारे देश के लोग उसे हाथों हाथ उठा लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि अब तो इलॉन मस्क ने भी सर्टिफिकेट दे दिया और इलॉन मस्क ने भी कह दिया कि ईवीएम हैक हो सकती हैं। इसका मतलब ये एक सच्चाई हो गई और अब भारत को भी ईवीएम बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क ने ऐसा कह दिया। यानी हमारे देश में इलॉन मस्क के किसी भी बयान का महत्व देखिए आप, जबकि हमने अपने चुनाव करवाए हैं, हमने अपनी सरकार चुनी है, हमें क्या नीतियां बनानी है, क्या फैसले करने हैं, वो हमारी सरकार करेगी क्योंकि हम चुनाव में अपनी सरकार को चुनते हैं। लेकिन ये फैसले भी हम इलॉन मस्क से करवा रहे हैं। मोदी सरकार में आईटी मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने इलॉन मस्क को जवाब देते हुए लिखा कि इलॉन मस्क जो कह रहे हैं वो बात अमेरिका या ऐसे देशों के लिए तो लागू हो सकती है जहां ऐसी ईवीएम्स इस्तेमाल होती हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम उनसे अलग हैं क्योंकि इनमें ना तो कोई कनेक्टिविटी का फीचर है, ना ब्लूटूथ है, ना वाईफाई है और ना ही ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इलॉन मस्क की इस टिप्पणी को भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम से जोड़ दिया और ये भी कहना शुरू कर दिया कि अगर इलॉन मस्क ईवीएम्स को असुरक्षित बता रहे हैं तो ईवीएम्स सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति ने कह दिया तो इसका मतलब हमारी ईवीएम्स खराब है। राहुल गांधी ने ईवीएम को एक ऐसा ब्लैक बॉक्स बताया जिनकी जांच की इजाजत किसी को नहीं, जबकि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी दल और उनके नेता भी अब यही बात कर रहे हैं कि जब इलॉन मस्क ने कह दिया कि ईवीएम हैक हो सकती है तो हमारा चुनाव आयोग और सरकार इस बात को क्यों नहीं मानते। लेकिन ये विपक्षी नेता आपको ये नहीं बता रहे कि इलॉन मस्क ने जिन ईवीएम्स को असुरक्षित बताया है वो ईवीएम्स अमेरिका की हैं, जहां वोटिंग मशीन्स इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, जबकि भारत में ऐसी ईवीएम्स हैं ही नहीं। बड़ी बात यह है कि भारत के लोग इलॉन मस्क के इस बयान को हमारे देश की ईवीएम से जोड़कर देखें। इसके लिए ये विपक्षी नेता इसके साथ में मुंबई की एक खबर को भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं जो एक अखबार ने प्रकाशित की। इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि नॉर्थ वेस्ट मुंबई की लोकसभा सीट पर मतगणना के दिन ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और मोबाइल फोन पर आए एक ओटीपी से ईवीएम को अनलॉक किया गया। ये वही लोकसभा सीट है जहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र वायकर से सिर्फ 48 वोटों से चुनाव हारे हैं। यानी दोनों के बीच में सिर्फ 48 वोटों का अंतर है। और इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस हार का कारण ईवीएम में हुई गड़बड़ी है, जबकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि जब ईवीएम में कोई सर्वर है ही नहीं, कोई इंटरनेट है ही नहीं, तो फिर ईवीएम ओटीपी से कैसे अनलॉक हो सकती है। और इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह झूठ कहा और अब इसी झूठ को विपक्ष के तमाम बड़े नेता इलॉन मस्क के बयान के साथ मिलाकर वायरल कर रहे हैं और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे इलॉन मस्क ने मुंबई की इस घटना को लेकर कहा कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि मुंबई को लेकर जो खबर इस अखबार ने छापी वो खबर गलत थी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने इस अखबार को एक नोटिस जारी किया और उसके बाद अखबार ने भी अब इस गलत खबर के लिए माफी मांग ली है। और दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार ने ईवीएम में गड़बड़ी पर गलत जानकारी वाला लेख तो इतना बड़ा छापा, बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ, लेकिन जब स्पष्टीकरण देने की बारी आई
तो वो इतने छोटे से कॉलम में प्रकाशित किया गया कि शायद किसी की नजर भी ना पड़े। इस स्पष्टीकरण के बावजूद आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि 4 जून को नतीजों के दिन मुंबई में क्या हुआ था, और अगर ओटीपी से ईवीएम अनलॉक नहीं हुई तो फिर ये ओटीपी था किसके लिए। इस मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक ये जानकारी सही है कि उस दिन काउंटिंग सेंटर पर एक व्यक्ति मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी एजेंट को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होती। तो बड़ी बात एक ये है, काउंटिंग सेंटर में एक एजेंट ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, ये गैर कानूनी है। पुलिस ने जब इस काउंटिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की तो पता चला कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिश्तेदार था जिसका नाम है मंगेश। मंगेश ने दिनेश नाम के एक मतदान कर्मी से उसका मोबाइल फोन मांगकर अपने कुछ लोगों को फोन किया, जबकि यह मोबाइल फोन असल में मतगणना की प्रक्रिया का हिस्सा था। चुनावों में वोटों की गिनती के लिए जिस एंकर सिस्टम पर काम होता है उस सिस्टम को चलाने के लिए ओटीपी उसमें फीड किया जाता है, और इसी ओटीपी के लिए इस मोबाइल फोन को अंदर लाने की इजाजत दी जाती है, सिर्फ एक फोन को, क्योंकि उसके अंदर ओटीपी फीड किया हुआ है। लेकिन जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उसने ये मोबाइल फोन चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के रिश्तेदार को दे दिया एक फोन करने के लिए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आरोपी मतदान कर्मी को निलंबित कर दिया है और अब पुलिस भी इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि यह गैर कानूनी बात है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी और मुंबई की सीट से चुनाव हारने वाले अमोल कीर्तिकर का कहना है कि उस दिन ईवीएम से हुई वोटों की गिनती में वो 1 वोट से आगे थे, यानी वो 1 वोट से चुनाव जीत गए थे, जबकि पोस्टल बैलेट के वोटों को मिलाकर एकनाथ शिंदे की पार्टी 49 वोटों से आगे थी। लेकिन इस दौरान पोस्टल बैलेट के 110 वोट रद्द कर दिए गए और जब उन्हें दोबारा से गिना गया तब भी इन वोटों को इनवैलिड ही माना गया, जिसकी वजह से अमोल कीर्तिकर सिर्फ 48 वोटों से हार गए और उनका कहना है कि उनकी यह हार ईवीएम में हुई धांधली की वजह से हुई है। जबकि चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव ही नहीं है और ईवीएम का ओटीपी से कोई लेना देना नहीं, और यह बात अब इस मुद्दे पर खबर छापने वाले अखबार ने भी मान ली है। लेकिन सोचिए, हमारे देश के विपक्षी नेता जिस तरह से इस गलत खबर के साथ इलॉन मस्क का बयान लोगों के बीच फैला रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इलॉन मस्क ने मुंबई की इसी घटना पर ईवीएम के हैक होने की बात कही है, जबकि यह बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि हमारे देश में इस तरह की गलत और भ्रामक खबरों पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं और इसीलिए भारत में राजनीतिक पार्टियां संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताकर चुनाव जीत जाती हैं और ईवीएम को खतरे में बताकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। और आज भी बिल्कुल यही हुआ, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 2004 से 2024 के बीच देश में 157 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें 50 से ज्यादा चुनावों में सरकारें बदली और इनमें भी कई चुनावों में बीजेपी चुनाव हारी है। लेकिन इसके बावजूद ईवीएम पर बार बार हर बार सवाल खड़े किए जाते हैं। ईवीएम पे कोई ओटीपी नहीं आता है, ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है। ईवीएम स्टैंड अलोन है। जो हमारे यहाँ एनकोर के लिए, एनकोर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां डेटा कंपाइलेशन होता है। हर चीज जो इलेक्शन में होती है वो एनकोर पे हम अपलोड करते हैं, तो जो काउंटिंग का डेटा है उसके लिए भी वो यूज करते हैं। तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है, ईवीएम कम्युनिकेबल भी नहीं है। ईवीएम को कोई कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, वायर्ड या वायरलेस कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है? हमारे ईवीएम्स का में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई वाईफाई, इंटरनेट, ईथरनेट का कोई प्रावधान नहीं होता है और देयरफॉर हमारे ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद होता। तो बाहर से हैक करने का जो प्रावधान यूएस के और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम्स में होते हैं, हमारे ईवीएम में नहीं है। ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है। क्या ये चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद,
उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया। ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। इलेक्शन कमीशन यानी कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच। अब ये फोन उनको विजय घोषित किया वाइकर को, टोटली इलीगल। वो हरा हुआ आदमी है, अब वो फोन जब्त किया है हमारे दबाव के बाद। आज जो बड़ा सवाल है वो सिर्फ ईवीएम को लेकर ही नहीं है, बल्कि आज यहां सवाल इलॉन मस्क और दुनिया की दूसरी बड़ी टेक कंपनियों को लेकर भी है, जिनके पास आज असीमित शक्तियां आ चुकी हैं। और इस असीमित शक्ति का कई बार ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां फायदा भी उठाती हैं। और ये बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं ये असल में कई देशों की सरकारों से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी है। देखिए, व्हाट्सएप के दुनिया भर में 278 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 53 करोड़ 58 लाख यूजर्स भारत में। इसी तरह फेसबुक के दुनिया में 306 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 38 करोड़ यूजर्स अकेले भारत में। यूट्यूब के दुनिया में 250 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 46 करोड़ भारत में। और एक्स के जो पहले ट्विटर था उसके दुनिया में 61 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 1 करोड़ 80 लाख भारत में। और करोड़ों यूजर्स की ताकत का ही ये कंपनियां फायदा उठाती हैं। और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में इन टेक कंपनियों के अपने कानून चलते हैं। देश के कानून नहीं चलते, बल्कि अपने कानून इनके चलते हैं। और भारत जैसे देशों में इन कंपनियों की टिप्पणियों को किसी भी चीज की स्वीकृति का सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। और आज इलॉन मस्क के बयान को लेकर भी यही हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि इलॉन मस्क जैसे उद्योगपति परिस्थितियों के हिसाब से अपने बयान, अपना पक्ष बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट लाई और इस कॉन्सेप्ट को लेकर यह बातें कही गई कि दुनिया में अगर कार इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगी तो कोई भी दुश्मन देश या कोई भी और दूसरी पार्टी इन कारों को हैक कर सकती है और वहां इससे उस देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, ये कहा गया। लेकिन तब इलॉन मस्क ने इन खतरों को गलत बताया और कहा कि उनकी कारें बिल्कुल सुरक्षित हैं, जबकि दुनिया में उनकी कई ड्राइवरलेस कारें दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं और इन कारों में हैक होने का खतरा भी सामने आया है। तो आज इलॉन मस्क से हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ईवीएम हैक हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि ईवीएम्स को बंद कर देना चाहिए और वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी मशीन हैक हो सकती है। लेकिन क्या वो ये बात मानेंगे कि उनकी जो ड्राइवरलेस कार है वो भी हैक हो सकती है? आज किसी को इलॉन मस्क से ये सवाल भी करना चाहिए, उनकी ड्राइवरलेस कार का क्या हुआ? क्या वो हैक नहीं हो सकती? और बड़ी बात यह है कि ये सारी जो टेक कंपनियां हैं, ये सारे जो बड़े बड़े ऐप्स जिनके नाम मैंने आपको बताए, ये सारे जो कंपनियां हैं अब किसी भी देश के चुनाव में दखल दे सकती हैं, किसी भी देश के चुनावों को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि उस देश की जो आम जनता है वो इन ऐप्स का इस्तेमाल करती है और ये ऐप्स और ये कंपनियां उस देश के राजनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, उस देश की कल्चर को, संस्कृति को प्रभावित कर सकते हैं, उस देश के परिवारों को प्रभावित कर सकते हैं, उस देश के सोचने समझने के जो तरीके हैं उन्हें बदल सकते हैं, उस समाज को बदल सकते हैं, उस समाज की सोच को वो बदल सकते हैं। ये चाहे तो आज कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इनकी जो ताकत है ये बड़ी बड़ी सरकारों से भी कहीं ज्यादा की ताकत है, जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत जैसा जो बाजार है, जो बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार पर ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं ये अपना जो होल्ड है उसे मजबूत करना चाहती हैं। और इसीलिए आपने आरोप भी सुने होंगे कि हमारे चुनावों में विदेशी हाथ जो हैं वो बहुत सक्रिय रहे हैं, वो हमारे चुनावों को प्रभावित करते हैं, हमारे वोटर किस तरह से सोचेंगे उन्हें प्रभावित करते हैं। और इस बार भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसे भी कुछ बाहरी शक्तियों ने प्रभावित किया है। और प्रभावित वो करते कैसे हैं? इंटरनेट के जरिए, इन्हीं टेक कंपनियों के जरिए जो आपके मोबाइल फोन में आप तक पहुंचते हैं और आपके मोबाइल फोन से सीधे आपके दिमाग में और आपके दिल में उतर जाते हैं और फिर आप उसी कंटेंट को बार बार देखते देखते धीरे 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 अपने विचारों को बदलने लगते हैं।
और फिर आप वही करते हैं जो ये कंपनियां आपसे करने को कहती हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि ये कंपनियां आपको एक एडिक्शन देती हैं, यानी आप उन ऐप्स के बिना अब रह नहीं सकते। आप इंस्टाग्राम के बिना, व्हाट्सएप के बिना, यूट्यूब के बिना या फेसबुक के बिना आप रह नहीं पाएंगे। और ये सब चीजें आपको मुफ्त में दी जा रही हैं ताकि आपको इनकी एक आदत लग जाए, ऐसी आदत लग जाए कि आप इनके बिना ना रह पाएं, और फिर धीरे धीरे ये आपके सोचने समझने की शक्ति को अपने पास, अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे। वरना जो इन्हें चलाने वाली जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो सिर्फ उद्योगपति हैं, वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, वो अपने व्यवसाय के बारे में सोचते हैं। इसीलिए उनकी राय बार बार बदलती रहती है। और आपने नोट किया होगा कि इलॉन मस्क ने कभी भी चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा। वो दुनिया भर के बारे में अलग अलग टिप्पणी करते रहते हैं, भारत के बारे में भी कर देते हैं, लेकिन चीन के बारे में वो कभी कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि चीन उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है। अब हम आपको ये बताएंगे कि जब आप फ्लाइट में अपने साथ ब्लेड नहीं लेकर जा सकते, तो फ्लाइट के खाने में आपको ब्लेड कैसे दिया जा सकता है। अगर आप देखें, जब आप हवाई अड्डे पर जाते हैं और आपका सिक्योरिटी चेक होता है, उसमें अगर आपकी जेब में ब्लेड निकले या कोई और नुकीली चीज निकले तो आप उसे लेकर नहीं जा सकते फ्लाइट में, वो आपको बाहर वहीं रखवा लेंगे। लेकिन आपको खाने में अगर ब्लेड मिल जाए फ्लाइट के अंदर, तो आप क्या करेंगे? तो ये खबर एयर इंडिया की एक फ्लाइट को लेकर है जो बेंगलुरु से सैन फ्रांसिस्को जा रही थी, इंटरनेशनल फ्लाइट थी। लेकिन इस दौरान एक यात्री ने फ्लाइट में दिए गए खाने को लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि एयर इंडिया का खाना चाकू की तरह काट सकता है, क्योंकि इनकी चाट में ब्लेड जैसा मेटल का एक टुकड़ा मिला और कुछ सेकंड के लिए ही इसे चबाने के बाद इस यात्री को एहसास हो गया। हालांकि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। सोचिए, अगर ये किसी बच्चे के खाने में होता और ये ब्लेड का टुकड़ा अगर बच्चे के मुंह में चला जाता तो कितना नुकसान कर सकता था। और इस पोस्ट के साथ उन्होंने अपने खाने के फोटो पोस्ट किए, जिसमें एक मेटल ब्लेड प्लेट में साफ नजर आ रहा है, जो देखने में भी काफी बड़ा है। अगर समय रहते इसका अंदाजा नहीं होता तो ये जीभ या मुंह में बड़ा घाव कर सकता था या फिर पेट में भी जा सकता था। एयर इंडिया ने यह स्वीकार किया है कि एक यात्री के खाने में एक ब्लेड पाया गया और अपनी सफाई में उसने कहा कि यह मेटल ब्लेड हमारे केटरिंग पार्टनर की वेजिटेबल प्रोसेसिंग मशीन से आया है। हम इसकी जांच कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं कि आगे इस तरह की घटना दोबारा से ना हो। यह आप सबको सावधान करने वाली खबर है, जो बताती है कि हमारे देश में खाने की प्लेट में आपको कुछ भी मिल सकता है और इसीलिए घर से बाहर कुछ भी खाते समय आपको हमेशा बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। आपको याद होगा, अभी 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर बताई थी मुंबई के बारे में। वहां किसी ने आइसक्रीम ऑर्डर की और जब आइसक्रीम खाने बैठे तो आइसक्रीम के अंदर उन्हें एक इंसान की कटी हुई उंगली मिली। इसी तरह आपने देखा होगा, उसी दिन एक और घटना में किसी ने सूप मंगाया और उस सूप में उसे मरी हुई छिपकली का एक हिस्सा मिला। इसी प्रकार से आपने देखा होगा, पंजाब में एक 10 साल की लड़की ने अपने जन्मदिन पर ऑनलाइन केक ऑर्डर किया, केक खाया और उसके बाद उसकी जान चली गई। तो इसलिए आप जो भी बाहर खा रहे हैं अपने घर से बाहर, उसको लेकर आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। और सबसे दुखद बात हमारे देश में यह है कि खाने पीने को लेकर, खाने पीने की चीजों की जो क्वालिटी है जो आपको दी जा रही है, उसे लेकर हमारे देश में कोई नियम कानून मानने वाला नहीं है। हमारे देश की जो संस्था है FSSAI, वो इन कानूनों को लागू नहीं करवा पा रही है, ना ही किसी को सजा मिलती है। और हम आज ये कहेंगे कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, मिलावट की जो घटनाएं हो रही हैं, ये जो लापरवाही की घटना जो हो रही है, खाने में लापरवाही, इस पर नॉन बेलेबल धाराएं लगनी चाहिए और इस पर आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जब वो जेल में कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलेगी, जब बेल नहीं मिलेगी, गैर जमानती धाराएं लगेंगी, तब हो सकता है लोग शायद आगे खाने में मिलावट करने से कुछ हिचकिचाने लगे, वरना तब तक सब ऐसा ही रहेगा। अब हम आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिनकी पूरे देश में चर्चा हो रही है, और ये हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी 86 वर्ष की मां सावित्री देवी की तस्वीरें। और सावित्री देवी इस समय उत्तर प्रदेश के ऋषिकेश में स्थित एम्स अस्पताल में हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 वर्षों के बाद अपनी मां से ये भेंट की है और डॉक्टरों से भी अपनी मां के स्वास्थ्य के बारे में पूरी जानकारी ली। और ये तस्वीरें अब
सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही हैं और लोग कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े नेताओं के परिवार राजनीतिक लाभ लेते हैं तब ये तस्वीरें उनके लिए प्रेरणा की तरह हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो मां है वो ऋषिकेश के एम्स में भर्ती हैं और वो अपनी मां से मिलने के लिए अस्पताल गए हैं। हमारे देश में बड़े बड़े राजनीतिक परिवार, राजनीतिक खानदान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ का परिवार आज भी राजनीति से, हेडलाइंस से, सुर्खियों से बहुत दूर है। आप शायद योगी आदित्यनाथ के परिवार के बारे में जानते भी नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन वर्ष 2020 में हो गया था, जब देश में कोरोना काल चल रहा था और इसी वजह से योगी आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए थे। योगी आदित्यनाथ 7 भाई बहनों में 5वें नंबर पर हैं। 2 भाई उनसे छूटे हैं, जबकि उनसे बड़े एक भाई और 3 बहनें। उनकी बड़ी बहन शशि एक छोटी सी दुकान चलाती हैं। कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री मोदी की बहन योगी आदित्यनाथ की बहन शशि से मिली थी और ये तस्वीरें भी तब काफी चर्चा में आई थी। तो योगी आदित्यनाथ ने राजनीति से हमेशा ही अपने परिवार को दूर रखा है और उनका परिवार के बारे में ज्यादा लोग जानते भी नहीं हैं। देखिए, ये उनका पुश्तैनी घर है। मैं बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, जहां योगी आदित्यनाथ का परिवार रहता है। तो जब आप खानदानों की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहाँ हमारे देश में बड़े बड़े खानदान हैं। हमारे देश में ऐसे खानदान हैं जहाँ पहले एक सांसद बनता है, फिर दूसरा सांसद बनता है, फिर तीसरा सांसद बनता है। एक ही खानदान के कई कई लोग लगातार राजनीति में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हम आज आपका परिचय योगी आदित्यनाथ के इस परिवार से करवा रहे हैं। घर के बाहर दिमाग लेकर जाएं, क्योंकि दुनिया एक बाजार है, लेकिन घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आएं, क्योंकि यहां एक परिवार है।